हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वर्ण विचार के विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे भी आने की संभावना है, इस प्रकार के प्रश्नों की आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस मैराथन क्लास में आप देखेंगे कि विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और आगे आने वाले प्रश्नों का समावेश किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आप अंत में ऐसे ऐसे प्रश्नों का देखें अध्ययन करेंगे हमें आने वाले हैं। तो अंत तक पूरी क्लास को देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो क्लास शुरू करने से पहले, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज शुरू करते हैं मैराथन क्लास वर्ण विचार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी आने वाले हैं इन प्रश्नों का। तो आज का पहला प्रश्न, कै, ख, जय और फै ध्वनियाँ किसकी है? यानी इसके नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है उन्हें उसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। जो ग, कै, ग, जय और फै, तो ये किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की और दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका जो सही उत्तर होगा अरबी फारसी की ये ध्वनियाँ हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। उक्त वर्ण आगत ध्वनियाँ हैं। ये सभी जो विदेशी ध्वनियाँ हैं इन्हें आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये ध्वनियाँ हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं की है, परंतु हिंदी में फारसी के द्वारा आई है। इन वर्णों के बीच में लगे बिंदुओं को नुक्ता कहते हैं, जैसे कोमा, खुदा, गरीब। ये विदेशी शब्द हैं और इनके जो नीचे लगा हुआ है उन्हें नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये जो दिए गए हैं ये सभी आगत ध्वनियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे वाला प्रश्न है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? से, रे, ले, टे, ढ, वे और श। तो इसका जो सही उत्तर होगा रे और ले। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये रे, ले, वे। व्याख्या देखें तो व्यंजन और स्वर की परिस्थितियों के ठीक मध्य होने के कारण अंतस्थ कहा जाता है। ये, रे, ले, वे, ये चार जो वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर अवश्य करें। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन हैं? ग और घ, द और ध, ड और ढ, ये और व। तो इसमें से ये और व दिया गया है, ये अंतस्थ व्यंजन हैं दोनों। अभी हम पढ़कर आए तो ये, रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे वाला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है ये बताना है। इसमें चारों में से कौन सा नहीं है? ये, रे, ले और ब। तो इनमें से जो अभी हम पढ़कर आए हैं ये, रे, ले और वे, ब नहीं है। वे होता तो वहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन होता, मगर ब नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। ऊपर वाला प्रश्न इसी प्रकार का प्रश्न है, ये, रे, वे, और इसमें ल और होता तो ये अंतस्थ वर्ण होते, मगर है दिया गई ये अंतस्थ वर्ण नहीं है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? यानी जो चार शब्द दिए गए हैं, वैदिक, एके, पैतृक और स्नेह, तो इनमें से चारों में से ये बताना है कि जो ए स्वर है किसमें नहीं है। तो चारों में से जो स्नेह दिया गया है इसमें ए स्वर नहीं है, यानी इसमें मूल स्वर ए आ ही गया। इसमें पैतृक में ए है और वैदिक वी दिया गया, इसमें भी ए है, मगर स्नेह में सिर्फ छोटा ए है, ने की बड़ा। व्याख्या देखें, स्नेह शब्द में ए स्वर है तथा अन्य वैकल्पों में ऐ स्वर है। स्नेह स आधा प्लस न आधा प्लस ए प्लस है आधा, तो ए, इस प्रकार ये स्नेह शब्द बना है। इसमें बड़ा ए कहीं भी नहीं आ रहा है। आगे वाला प्रश्न है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। इन प्यास जो शब्द दिया इसमें वर्ण विच्छेद कौन सा ये बताना है। तो इस जो प्यास शब्द है इसका वर्ण विच्छेद होगा 2 नंबर, पे आधा प्लस ये आधा प्लस आ, से आधा और ए। इस प्रकार जो दिया गया इसका ऑप्शन संख्या 2 सही है, प्यास का वर्ण विच्छेद।
किस शब्द में री स्वर नहीं है ये बताना है। कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में और रिवाज में। जो 4 नंबर रिवाज दिया गया है इसमें री स्वर नहीं है। बाकी जो कृपा, कृष्ण और दृष्टि इन तीनों में री स्वर है। व्याख्या देख लेते हैं। कृपा, कृष्ण और दृष्टि में री स्वर प्रयुक्त हुआ है। रिवाज शब्द में री स्वर नहीं है, बल्कि रे व्यंजन के साथ ई स्वर जुड़कर रिवाज रे प्लस आधा यानी ई प्लस वे प्लस अ प्लस जय प्लस ए, इस प्रकार इसका विच्छेद है रिवाज। इसमें री नहीं है। निम्नलिखित में से अयोग वाहक किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष को, महाप्राण को। तो जो अयोग वाहक होते हैं वो विसर्ग को कहा गया है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ एन स्वर कहलाती है। यानी स्वर के बाद में जो भी नासिकीय ध्वनियाँ होती है उन्हें एन स्वर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एन स्वर तथा विसर्ग को अयोग वाहक कहा गया है। यानी जो एन स्वर होती है और विसर्ग होते हैं जो लगते हैं उन्हें अयोग वाहक ध्वनियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये न तो स्वर तथा न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। अयोग वाहक ध्वनियाँ होती है स्वर और विसर्ग, इन्हें एन स्वर और विसर्ग, इन्हें हम अयोग वाहक कहते हैं, क्योंकि न तो ये स्वर में गिनती होती है उनकी, न ही व्यंजन में होती है। किस ध्वनियों को एन स्वर कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली ध्वनि के नाम है नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ और स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका जो पहला उत्तर दिया गया है, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ होती है उन्हें एन स्वर कहा जाता है। आगे वाला प्रश्न, कौन सा वर्ण होष्ट नहीं है ये बताना है। उ, वे, बड़ा उ, पै। तो इसमें जो वे दिया गया है वह होष्ट नहीं है। तो वह शब्द का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आगे वाला प्रश्न, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, 45, 33 और 50। जो सिर्फ व्यंजनों की संख्या पूछी है तो व्यंजन 33 से हैं। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह भी अच्छी परिभाषा है। आगे वाला प्रश्न, क्या किस क्रम में स, घोष, महाप्राण, काकल्य व्यंजन है? यानी स, घोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन ये बताना है। क, छ, है और ल। तो इसका जो है दिया गया है ये स, घोष भी है, महाप्राण भी है और काकल्य व्यंजन भी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। धातु है कि ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ठ, ध, फ, भ, स, प, स है। ये महाप्राण व्यंजन हैं। सभी जो दिए गए हैं ये महाप्राण व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? श, य, र और ज। तो जो ये दिया गया है यह नासिकीय व्यंजन है। इसकी व्याख्या देखें कि जिन व्यंजनों के का उच्चारण करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हैं परंतु वायु मुख से न निकल कर नाक से निकलती है उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अच्छी परिभाषा है नासिकीय व्यंजन की। ड़, ञ, ण, न, में ये जो पंचम वर्णों के वर्ग होता है उनके अंतिम जो वर्ण पंचम होते हैं वे सभी नासिकीय व्यंजन हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं। तो नाक और मुख से अनुनासिकी का संबंध होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या देखें, स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नाक से भी निकल जाए तो उन्हें अनुनासिकीय स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वरों को चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। सभी पांचों व्यंजन वर्गों के अंतिम वर्ण ढ, ञ, ण, न में नासिकीय ध्वनियां हैं। आगे वाला प्रश्न, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है प्रश्न संख्या जो ये दिया गया है इसमें ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अड़, ये, न, में ये जो पांचों हैं ये अनुनासिकीय ध्वनियां है। क्या निम्नलिखित में से अनुनासिकीय स्वर कौन से शब्द में नहीं है ये बताना है कि अनुनासिकीय स्वर किस में नहीं है। बाकी जैसे गाँव में दांत, हंस और घंटा, तो इन तीनों में तो क्या है कि अनुनासिकीय शब्द हैं, बाकी घंटा में नहीं है। ओ, औ किस प्रकार का वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो 4 दिया गया है। यह कंठोष्ठ
औ औ प्रकार का वर्ण है। किस क्रमांक में सप्रस व्यंजन नहीं है? श है, ख ग, त और थ, द और ध। तो इसमें जो एक नंबर दिए गए हैं श और है, यानी स है, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये सप्रस नहीं है, ये उष्म है। आगे लो, किस क्रम में ए घोष व्यंजन है? ये रे, वह है, डैण और शेष है। तो इसमें जो चौथा दिया गया शेष है, इसमें ए घोष व्यंजन है ये सभी, बाकी जो नहीं है इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि ए घोष वर्ण निम्न होते हैं। क होता है, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स और स, तीनों से हैं। ये क्या है? ए घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? च, ये, घ और श। तो जो घ दिया गया है इस व्यंजन में जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है, बाकी तीनों की जिह्वा मूलक स्वर हैं, ये इनकी टकराती है। तालव्य या तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण निम्नलिखित होते हैं। च, छ, ज, झ, ये, ई, ये और श। ये सभी जो दिए गए हैं ये तालव्य व्यंजन हैं। किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? उ, ई, औ, ए। तो जो मूल स्वर है वो उ है। धातु है कि ए, ई, उ और री ये मूल स्वर होते हैं। 4 हैं जो दिए गए हैं ये मूल स्वर हैं, बाकी 7 हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। किस क्रम में ड उड्ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उत्पिक्त मूर्धन्य ध्वनि व्यंजन, सप्रसी व्यंजन, सप्रसी संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो इसका जो ऑप्शन संख्या 1 दिया गया है उत्क्षिपित मूर्धन्य व्यंजन है ये ड उड्ढ। इसकी व्याख्या देखें। उत्क्षिपित का अर्थ है फेंका हुआ। ट, ठ, ड, ढ और ढ, ढ उत्क्षिपित व्यंजन है। ड और ढ उत्क्षिपित ध्वनियों को ताड़नजात भी कहा जाता है तथा इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण ये मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती है। निम्नलिखित में से उत्क्षिपित मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? प, न, ल और ड। तो इसमें जो ड दिया गया है यह उत्क्षिपित मूर्धन्य व्यंजन है। आगे वाला प्रश्न, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 हैं, अलप्राण और महाप्राण माने गए हैं। इसकी व्याख्या देखें। स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन नाद के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, स घोष और ए घोष। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर, घोष स्वर और दीर्घ स्वर। तो जो प्लुप्त स्वर दिया गया है वह ये ओम प्लुप्त स्वर है, न तो ये घोष है, न दीर्घ स्वर है, न ह्रस्व स्वर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगना तथा ह्रस्व से तिगुना समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे रा या ओम। आगे वाला प्रश्न, क्या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है तो वह होता है कि शैवरित स्वर, विवृत स्वर, पश्य स्वर, अग्रिम स्वर। तो इनमें से जो पहला दिया गया है शैवरित स्वर, ये इनमें मुख सबसे कम खुलता है। व्याख्या देखें थोड़ी, क्या शैवरित का अर्थ होता है कम खुला हुआ मुख, जैसे ई और ऊ। कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? उ ए, ई ए, उ औ, ए औ। तो चार नंबर जो दिया गया है ए औ, तो इसमें जो 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में इन 2 स्वरों का विकास हुआ। इनकी व्याख्या देखें। जो स्वर 2 अस्वर वर्ण स्वरों के मेल से निर्मित हुए हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए प्लस ई से ए बना, ए प्लस ए से बड़ा ए बना, ए प्लस ऊ से ओ बना और ए प्लस ओ से औ बना। इस प्रकार इनका विकास हुआ। संयुक्त स्वर हैं ई, ओ, ए और ऊ। तो जो 2 नंबर ओ दिया गया है ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ए कंठ्य ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। तो जो 4 नंबर दिया गया है बड़ा ई, ये संयुक्त स्वर है, ये गलत दिया हुआ है। ई प्लस ई बड़ा ई संयुक्त स्वर न होकर दीर्घ स्वर है, न कि ये
संयुक्त स्वर है। आगे वाला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये रे ले वे, से है, छत्र गे और पै फै बै भै में। तो ये जो दिए गए हैं चारों, इनमें से जो छत्र गे ये दिया गया है, ये संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, गे और स्र। संयुक्त का पहला व्यंजन ए रहित तथा अगला स्वर सहित होता है, जैसे त आधा प्लस रै। इस प्रकार ये 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है श्रय, बै, भै और शय। तो जो श्रय दिया गया है यह संयुक्त व्यंजन है। आगे वाला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है छ, आ, ए और क। तो जो छ दिया गया है यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन है त्र, त, स और है। तो इन चारों में से जो त्र दिया गया है यह संयुक्त व्यंजन है। वर्ण किसे कहते हैं? एक नंबर है किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, दूसरा है किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, 3 नंबर है किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, और 4 नंबर है किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह किसी भाषा की लघुत्तम जो सार्थक ध्वनि होती है उन्हें वर्ण कहते हैं। ऑप्शन संख्या इसका 3 सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। अवर्ण के 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हम इस व्याख्या के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि हम व्याख्या सहित इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, यानी भाषा की जो लिखित इकाई होती है वह वर्ण होती है, और इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। ध्वनि के बोले और लिखे रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क और ई। जब हम बोलते हैं और बोले हुए को हम जो लिखते हैं वही वर्ण है। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है, यानी भाषा की जो लघुत्तम छोटी और लिखित इकाई कौन सी है? ध्वनि, पद, शब्द और वर्ण। तो इन चारों में से देखें तो भाषा की जो लघुत्तम लिखित इकाई है वह है वर्ण। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधा पूछे तो वह तो होगी ध्वनि, मगर लिखित इकाई पूछे तो वह है वर्ण। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये सभी प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? यानी हिंदी के अगर मूल वर्णों की संख्या पूछे सिर्फ संयुक्त स्वरों को छोड़कर तो कितनी ये बताना है। 36, 44, 48 या फिर 53। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 2 नंबर होगा, ऑप्शन यानी 44। हिंदी में जो संयुक्त स्वरों को छोड़ दें तो इनकी जो संख्या है वह 44 है। अब कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं उनको भी देख लेते हैं व्याख्या में। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन, ये आप सभी जानते हो। तो इस प्रकार इनकी कुल जो वर्णों की संख्या होगी वो 44 हो गई। मगर 4 संयुक्ताक्षर स्वर भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे छ और त्र और गे और ये स्र। ये जो स्र है ये संस्कृत का शब्द है। कै बनता है कै प्लस श से, त्रै बनता है तै प्लस रै से, और गे बनता है जे प्लस ये से, और श बनता है स प्लस रै से। इस प्रकार ये 4 संयुक्ताक्षर स्वर होते हैं। आगे वाला प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में जो मात्रा दी गई इसका क्या अर्थ होता है? वर्णों की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण और फिर वर्णों का क्रम। तो इन चारों में से देखें वर्णमाला में मात्रा का अर्थ देखें तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वह वर्णमाला की मात्राओं का अर्थ होता है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। मगर इसके बारे में थोड़ी विस्तार से इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में ए को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, ये आप सभी को मालूम है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्ह व्यंजनों के अंत में जोड़े जाते हैं मात्राएं कहलाती है। जो व्यंजनों के अंत में जो जोड़े जाते हैं वही मात्राएं कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न था। उच्चारण के कालामान को क्या कहा जाता है? यानी उच्चारण है, उन उच्चारण के कालामान को क्या कहा जाता है वो बताना है। संधि, समास, व्यंजन और मात्रा। तो जो उच्चारण के कालामान को हम मात्रा कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। रीट में भी ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है।
सीटेट, एचटेट, इनमें भी प्रश्न बहुत बार ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों को प्राय 3 भागों में बांटा गया है। यानी उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, लघु, गुरु और प्लुप्त, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। आगे वाला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर। जो जिन उच्चारणों में 2 मात्राएं लगती है तो उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। मगर इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखें कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व लघु स्वर कहते हैं। यानी 1 ही मात्रा का समय लगेगा उसे लघु या ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे ई, ए, ई, उ और री, ये 4 जो शब्द दिए गए हैं, ये 4, इन चारों में लघु व ह्रस्व स्वर हैं। ये जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन 2 मात्राओं का समय लगागा उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, ये जो ओ दिया गया है ये अंग्रेजी का स्वर है। जैसे कॉलेज में प्रयुक्त किया जाता है, कॉलेज जो शब्द लिखते हैं तो उसमें औ की मात्रा आ जाती है, तो ये अंग्रेजी का स्वर है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो शब्द, ये जो व्यंजन दिए गए हैं, इन व्यंजनों में क्या है कि दीर्घ स्वर है, यानी इनमें 2 मात्राएं लगती है। आगे वाला प्रश्न है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द, भाषा, अक्षर, वाक्य। तो ध्वनि है जो लघुत्तम जो इकाई है वह है भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। या लिखित को तो वर्ण कहते हैं, मौखिक इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, पिछली रीट में भी ये प्रश्न आया हुआ था। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? वर्ण, वाक्य, शब्द, उपवाक्य। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो वह है शब्द है। सार्थक यानी जिसकी अर्थ निकले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह है जिसका एक सार्थक निश्चित अर्थ हो। यानी ऐसा समूह है, सार्थक शब्द जिसके निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जैसे सुंदर बन गया, कमल बन गया, जैसे कै प्लस में, ये सभी व्यंजन हैं और व्यंजनों का एक समूह बन गया तो कमल बन गया, तो कमल का भी अर्थ निकलता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? यानी कौन सा क्रमांक है इसमें जो अक्षर ध्वनि अक्षर ध्वनि है, ये बताना है। श, ई, च और तय। तो इसमें ई जो दिया गया है वह ध्वनि अक्षर ध्वनि है। इसकी व्याख्या देखेंगे पूरे विस्तार से, इसकी व्याख्या पूरी देखें। कै अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी व अनाशवान। अक्षर मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके टुकड़े विभाजन नहीं हो सके, जैसे क, ख, ई, उ और च। ध्वनि का लघुत्तम यानी सबसे छोटा रूप अक्षर है। हल व्यंजन, एच स्वर, यानी हल होता है उसे व्यंजन कहते हैं और एच को स्वर कहते हैं। ये दोनों वर्ण हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिल गए, उनका मेल हो गया तो उन्हें वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, पहला उदाहरण दिया गया, क आधा है प्लस ए है तो क बन गया पूरा। यानी ये व्यंजन और प्लस स्वर दोनों मिलकर क बना गया। इसी प्रकार क प्लस ए कई, क प्लस री तो क्री। इस प्रकार ये तीनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझ गए कि व्यंजन और स्वर दोनों मिलने पर वर्ण बन जाता है। उपयुक्त प्रश्न में ई अक्षर क्योंकि इसके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी ई जो अक्षर दिया गया है ये व्यंजन है तो इसमें हम टुकड़े नहीं कर सकते, जबकि श, च तथा तय वर्ण हैं क्योंकि इनमें व्यंजन तथा स्वर का मेल है। यानी जो स, च तथा तय दिया गया है इसमें क्या है कि व्यंजन और स्वर दोनों का मेल दिया गया है। जैसे श व्यंजन और ए स्वर, यानी जैसे तय दे दिया या कै दे दिया, व्यंजन दे दिया प्लस ए स्वर दे दिया तो ये वर्ण है। श वहाँ मेल है, च, तय और श वर्ण हैं, जबकि च आधा, तय आधा और श आधा ये अक्षर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर है। यानी जो शब्द स्वर और व्यंजन दोनों मिल गए वह तो हो गया वर्ण, और जो सिर्फ व्यंजन है या सिर्फ स्वर हैं तो वह हो गया अक्षर। अब इसकी और व्याख्या आगे देखें तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कुल टोटल वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। कैसे जी? यानी 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। ठीक है। मूल स्वर, लघु स्वर,
ह्रस्व स्वर, ये चार होते हैं। ठीक है, ये हम पूरी डिटेल से भी आगे देखेंगे। और दूसरा इसी का भाग है स्वर का गुरु दीर्घ स्वर, ये 7 होते हैं। तो 7 और 4 11 हो गए। इसी प्रकार व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। सपर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ये रेलव, और उसम स है, ये भी 4 होते हैं। अब स्वर कौन कौन से 11 होते हैं इनको देखें। ए आ ई ऊ री, ए ऐ ओ औ, तो ये स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। अब इसमें भी लघु स्वर कौन कौन से हैं? ए ई ऊ री, ये 4 लघु स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये 7 हो गए। तो 7 और 4 11, तो 11 स्वर हो गए, जिन्हें 4 तो होते हैं लघु स्वर और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अब 33 व्यंजनों की बात कर लेते हैं। सपर्शी व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, और ट वर्ग में 5, और प वर्ग में 5। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो कुल मिलाकर ये 25 हो गए। तो यानी सपर्श व्यंजनों की कुल संख्या हो गई 25। अब इन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कंठे, यानी तो पहला क ख ग घ ड़, ये 5 होते हैं, ये कंठे होते हैं। तल्लव्य च छ ज झ, ये भी 5 होते हैं, ये तल्लव्य होते हैं। ट ठ ड ढ ण, ये भी 5 होते हैं, तो इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। और त थ द ध न, ये भी 5 होते हैं, इन्हें दंत्य कहते हैं। और प फ ब भ म, ये 5 होते हैं, इन्हें होष्ठ्य कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न व्यंजन 25 होते हैं, और 25 को हम अलग अलग भागों में बांटे गया है। अब इसके अलावा दूसरा भाग देखें, अंतस्थ। अंतस्थ 4 होते हैं, ये रे ले वे, और उषम से श है, ये भी 4 होते हैं। तो इनसे पूछा जा सकता है कि उसम अंतस्थ सपर्शी व्यंजन कौन से 4 देते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा, इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में 54 वर्ण होते हैं, जिनमें से 12 स्वर और 42 व्यंजन। स्वरों में 11 मूल स्वरों के अलावा ओ, यानी जो कुलेज वाला होता है, इसको हम 12वां स्वर मानते हैं, का प्रयोग पृथक ध्वनि के रूप में हो रहा है। इस प्रकार 33 व्यंजनों के अलावा 5 विदेशी ध्वनियां, जैसे क ख ग और ज और फ, ये इसमें नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है उसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये नुक्ता चिन्ह लगा होता है, ये विदेशी शब्द हैं। और 4 संयुक्त वर्ण क्षत्र गे श्र शामिल करते हुए इनकी संख्या 42 हो जाती है। आगे वाला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो इसमें से हम अभी देख के आए हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। अच्छा प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न, सपर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, ये बताना है। 3, 4, 2 और 5 में बांटा गया है। ऑप्शन संख्या इसका 4 सही उत्तर है। किस क्रम में तल्लव्य व्यंजन नहीं है, ये बताना है कि किस वर्ग में तल्लव्य नहीं है। च में, घ में, ज में और ये में। तो ऐसा बताना है कि जो तल्लव्य व्यंजन नहीं है, तो तल्लव्य व्यंजन जो घ दिया गया है, इसमें कौन सा है? कंठे वर्ण, कंठे है। बाकी च और ज और ये, इनमें तल्लव्य व्यंजन है, इसमें कंठे व्यंजन है 2 नंबर में। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान बताना है। तो प फ ब भ म में 5वां था, तो इसमें जो होष्ठ्य उच्चारण स्थान है इसका। बाकी कंठे में क वाला लाइन आ गई, और जो तालु दिया गया था इसमें च वाली छ छ झ न, और दंत्य जो दंत्य में त थ द देने वाली, ये 5 वर्ण आ गई। आगे वाला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण होष्ठ्य नहीं है, यानी इनमें से होष्ठ्य वर्ण कौन सा है, नहीं है, ये बताना है। मैं, प, फ और ये। तो इसमें जो नहीं है होष्ठ्य का ना वर्ण, तो वो है ये। तो इसमें ये में कौन सा है? तो इसमें होगा तल्लव्य। तल्लव्य होगा। बाकी जो मैं, प और फ बच गई, इनमें होष्ठ्य। आगे वाला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तल्लव्य है, यानी उच्चारण स्थान की दृष्टि से बताना है कि कौन सा व्यंजन है वह तल्लव्य है। 4 व्यंजन दिए गए हैं, तल्लव्य का स्थान कौन सा है, तो ये बताना है। त, प, ज और व। तो इन
चारों में से देखें जो जय दिया गया है वह तल्लव्य है। बाकी अन्य भी जैसे तय दिया गया है तो तय में उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तय का दंत्य है, दंत्य। और पै दिया गया है तो पै का देखें तो पै का होष्टे। और वे का उच्चारण स्थान देखें तो वे अंतस्थ, ये अंतस्थ वर्ण है, वह अंतस्थ वर्ण है। आगे वाला प्रश्न, किस क्रम में तल्लव्य व्यंजन है, यानी तल्लव्य व्यंजन कौन सा है ये बताना है। जो टे ठे ढ ढ है, दूसरे में कै ख ग घ गड़ है, या फिर तीसरे में च छ ज ज ये है, या चौथे में तै थ द ध न, इनमें से कौन सा ये बताना है। तो इसका जो तीसरा दिया गया है च छ ज झ ये इसमें क्या है कि तल्लव्य व्यंजन है, ये सभी तल्लव्य व्यंजन है। बाकी टे ठे ढ ढ वाले इसमें मूर्धन्य है, और कैक है इसमें कंठे है, ये सभी कंठे वर्ण हैं। और त थ द ध न ये जो चारों दिया गया है इसमें ये सभी दंत्य वर्ण हैं। तो इसमें से जो तल्लव्य व्यंजन है वह है तीसरा च छ ज झ ये। आगे वाला प्रश्न, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, च ख प और ट। तो मूर्धन्य व्यंजन बताना है कौन सा, तो इसमें जो ट दिया गया है यानी ऑप्शन संख्या 4 व्यंजन है। बाकी च को देखें तो च कौन सा, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है च का, तो च का उच्चारण स्थान होगा तल्लव्य। और ख का देखें तो ख का उच्चारण स्थान होगा कंठे। और प बच गया तो प का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, होष्टे। तो इसका होष्टे उच्चारण स्थान है। आगे वाला प्रश्न, ज और ध का उच्चारण स्थान है कंठ तल्लव्य, होष्ट नासिकीय, मूर्धन्य होष्ट और तल्लव्य दंते। तो इसका जो सही उत्तर होगा ज और ध का, तो तल्लव्य है ज में तो और ध में दंते है। तो इस प्रकार ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। भाषा में जो स्वतः उच्चारित ध्वनियां होती है उन्हें स्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या इसका 4 सही उत्तर होगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, 6, 7, 4 और 2। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 4, यानी हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसकी व्याख्या है। क्या हिंदी में मूल स्वर ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं, वो मूल स्वर होते हैं। आगे वाला प्रश्न है कि जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं संवृत, अर्धसंवृत, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि होठ गोलाकार हो जाते हैं वो है वृत्ताकार, यानी वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वह हम व्याख्या के माध्यम से देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ओ, ये कॉलेज वाला जो स्वर हैं। कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ या होष्ट गोल न होकर खुलकर अन्य किसी आकार में खुले उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऐ। यानी ये तो जो शब्द जो वर्ण दिए गए हैं ये अवृत्ताकार वर्ण हैं, और ये ऊपर जो दिए गए हैं ये वृत्ताकार स्वर हैं। संवृत स्वर का अर्थ होता है कम खुला हुआ मुख, जैसे ई, उ, ये संवृत स्वर होते हैं, ई, उ। और अर्ध संवृत स्वर का अर्थ होता है मुख का थोड़ा अधिक खुलना, जैसे ए, ओ। और विवृत स्वर का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ मुख, ओ। क्रम में विवृत स्वर हैं, ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में और बहुत सी भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो विवृत स्वर हैं ई, ए, उ, ओ। इन चारों में से बताना है कि कौन सा है। तो आ है, यह विवृत स्वर है। आगे वाला पड़ता है संवृत स्वर है उ, दूसरा है ओ, औ, ए, ऐ, आ। तो इन चारों में से देखें तो उ दिया गया है वह संवृत स्वर है।
ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है? 1, 2, 3, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वह दो आधारों पर किया जाता है। और कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि व्यंजनों को उच्चारण ध्वनियों की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। ये 2 प्रकार का इनका वर्गीकरण किया गया है। आगे वाला प्रश्न है, क्या निम्न में से संघोष अल्प प्राण है? क, द, छ, घ। तो इसमें जो द दिया गया है वह संघोष अल्प प्राण है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि स्वर तंत्रियों में होने वाले गूंज या नाद कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो तय घोष या क्षय घोष भी बोल सकते हैं उसे। क्या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ग, घ, अड़, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। वर्णों के तीसरे, चौथे तथा 5वां व्यंजन होता है वह सघोष वर्ण होता है। व्यंजनों का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वह घोष या सघोष कहलाता है। और इसके साथ ही इसमें जो ये, रे, ले, वे है, ये जो दिए गए हैं ये सभी या फिर सभी स्वर, इनकी संख्या 31 हो जाती है। ये सभी घोष या फिर संघोष होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। उन व्यंजनों में जो 25 हो गए, इन 2500 में जो तीसरा, चौथा, 5वां तो वो हो गया, ये, रे, ले, वे, है हो गया, और प्लस सभी 11 स्वर हैं वो हो गए। तो इस प्रकार इनकी संख्या 31 हो गई। ये सभी घोष या संघोष कहलाते हैं। अब आता है दूसरा अघोष। 2 प्रकार से बांटा गया था, पहला सघोष और दूसरा अघोष। का जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। क, ख यानी पहला, दूसरा, च, छ, ट, ठ, द, ध, प, फ वर्णों के पहले व दूसरे व्यंजन, यानी जो पहला और दूसरा व्यंजन है व्यंजनों का, वह इसके साथ ही स, श, स तथा श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। ये तो थे ऊपर। अब एक और दिया गया है कि श्वास वायु के आधार पर भी वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वो भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क, घ, ड़, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म वर्णों का प्रथम, तीसरा और पंचम, यानी वर्ण जो व्यंजन जो दिए होते हैं उन व्यंजनों का प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण होता है वह तथा अड़े, ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण होते हैं। जैसे आप सभी व्यंजन लिख लें और व्यंजनों के ऊपर आम लिख दें, यानी पहले में अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, इसी प्रकार तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण। अब महाप्राण में कौन से होते हैं? क्या जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे घ, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प, फ और भ वर्णों में द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और स, स है, यानी व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है स, स है होता है, वो सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे वाला प्रश्न, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? अल्प प्राण या महाप्राण, सपर्श या अंतस्थ, अघोष या सघोष और उत्सम या सपर्श। तो इसमें जो अघोष और सघोष अभी हम पढ़ कर आए हैं, तीसरा ये इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि ये स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पर 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो अघोष और एक सघोष। सघोष व्यंजन नहीं है ये बताना है। क, ख, ध, न, ज, झ, ब और भ। तो इसमें जो पहला दिया गया है क और ख, ये है क्या है कि सघोष व्यंजन नहीं है। तो ये कौन सा है? तो ये अघोष है।
आगे वाला प्रश्न है, महाप्राण वर्ण कौन से हैं? घ, घ, क, च, ये, रे, त और द। तो इसमें जो पहला दिया गया है ख और घ, ये क्या है? महाप्राण वर्ण हैं, बाकी नहीं है। आगे वाला प्रश्न, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? यानी 4 दिए गए हैं, जैसे क और ख, ये, रे, त, थ और प, फ। इनमें से सघोष बताना है, तो सघोष अभी हम व्याख्या से ऊपर पढ़ कर आए हैं। तो इसका जो ये और रे है, यह क्या है? सघोष व्यंजन है। आगे वाला प्रश्न, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? त, थ, न, ब, द, ध और व है। तो इनमें से जो अघोष व्यंजन बताना है कौन सा है? जो त और थ दिया गया है, यह क्या है? अघोष व्यंजन है। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? यानी अघोष व्यंजन किस में नहीं है? क में, ये में, थ में और फ में। तो इन चारों में से देखें तो अघोष व्यंजन जो नहीं दिया गया है वह है ये। तो ये, रे, ले, वे ये किस में है? तो ये क्या है? सघोष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न, किस क्रम में अलप प्राण ध्वनियां हैं? प और ध, ठ और फ, क और ल, ख और ड। तो इनमें से अलप प्राण ध्वनि कौन सी है? इसमें बताना है, तो इसका होगा तीसरा उत्तर। क और ल में अलप प्राण ध्वनियां है, न कि महाप्राण ध्वनियां। निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, ए, आ, प, फ और थ और छ। तो इसमें से जो क और ग दिया गया है, ये अलप प्राण ध्वनियां हैं, न कि महाप्राण। क्या निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है? महाप्राण वर्ण किसमें है? रे में, ले में, व में, स में। तो इसमें जो महाप्राण और अलप्राण 2 प्रकार के होते हैं। तो बच गए वो अलप्राण हो गए। महाप्राण है वो स है, प्राण के अंतर्गत आते हैं, मगर चौथा जो स दिया गया ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। आगे वाला प्रश्न, का कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ये बताना है। ए, छ, ए और ड। तो इनमें से जो छ दिया गया है ये घोष नहीं है, ये अघोष है। अब घोष वर्णों की याद करने की एक ट्रिक भी है। क्या 3:45 बजे ब्यावर रैली में घोषणा हुई? 3 तीसरा वर्ण ग, ज, ढ, द, ब और चौथा वर्ग का चौथा वर्ण घ, झ, ड, ध, भ और पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ण ड, अण, ये, अण, न, में। तो ब्यावर में ये वे, ब्याव आ गया। रैली में रैल, घोषणा में घोष संघोष वर्ण है। तो वी में है ही, 11 स्वर सभी, 11 मतलब सभी स्वर। वी में ई 11 स्वर ये सभी। तो ये जो दिया गया है ये 45 बजे ब्यावर रैली में घोषणा हुई। तो यह ट्रिक के माध्यम से क्लियर करो याद, तो ये सभी घोष वर्ण आपके याद हो जाएंगे। वर्ग का प्रथम द्वितीय क, ख, श, स, अघोष वर्ण है। महाप्राण वर्णों की को याद करने की जो ट्रिक है वह 24 मास महा है। यानी पहला 2 का आएगा वर्ग का दूसरा वर्ण पैप है, फिर चौथे में आएगा 4 के अंदर वर्ग का चौथा वर्ण ध, भ और माँ में महाप्राण, स में स, श और है में है विसर्ग। तो इस प्रकार ये जो 2 ट्रिक दी हुई की थी, तो यहाँ महाप्राण वर्गों की याद करने की ट्रिक है, और ऊपर जो दी गई है वे घोष वर्णों की याद करने की ट्रिक अच्छी है। आप 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। नोट क्या है कि वर्ग का प्रथम अक्षर क, तीसरा ग, पांचवा अण, ये रे ले वे ये अलप प्राण है। विशेष है वर्ग के चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ घोष तथा महाप्राण दोनों में आते हैं। ये जो दिए गए हैं ये घोष भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प अघोष तथा अल्प प्राण दोनों में आते हैं। स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो जो सभी स्वर होते हैं वो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं?
थ, ख, च है, तो इसमें जो है दिया गया है यह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे वाला प्रश्न है, किस क्रम में ए घोष व्यंजन है? क, ख, धैने, जय झय, बै और भय। तो इसमें जो क, ख दिया गया है ये घोष ए घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस क्रम में ए घोष व्यंजन है? द और ध, अड़े और न, प और फ, ग और घ। तो इसमें जो तीसरा दिया गया है प और फ, यह क्या है? ए घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है, बाकी स घोष के अंतर्गत आते हैं। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? द में, ग में, ट में, व में। तो घोष वर्ण है वो ट में नहीं है, इसमें ए घोष, ये ए घोष दिया गया है, बाकी द और ग और व ये घोष वर्ण हैं। निम्नलिखित में से वत्श्रेय है ल, ड, ढ, स। तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ था, ये डिलीट प्रश्न हुआ था। व्याख्या देखिए कि मुख वीवर की ऊपरी दांतों के भीतर मसूड़ों के ऊपर का खुरदरा भाग वर्तस्य कहा जाता है। न, स, ज, र, ल वर्तस्य व्यंजन माने जाते हैं। आदिकाल में इनका विकास हुआ है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वर्तस्य, कंठ्य, दंत्य। तो ये जो व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल है, इनको जो रखा जाएगा वर्तस्य में रखा जाएगा। आगे वाला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? त, प, ज और ब। तो इन चारों में से देखें, जो ज दिया गया है वह क्या है? तालव्य व्यंजन माना जाता है। ट्रिक देख लेते हैं। इचियस, इचियस याद कर लो। इचियस से ई, च के अंदर च, छ, ज, झ, ये, यस में ये और श, ये कठोर तालु के अंतर्गत आते हैं। यानी तालव्य कौन से होते हैं? इचियस होता है। ट्रिक, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग में, पंचयान्य में, पंचडांग में, पंचचाड़क। तो इनमें से देखें, 2-3 नंबर दिया गया है, पे, ये, चा, डे, यंग, ये अलग अलग जो हैं पंचांग में इनकी व्याख्या करनी है शब्द की। तो इसमें तीसरा जो सही है वो उत्तर सही होगा। पंचांग का व्याख्या के देखें, पे, ए, ये, च, आ, डे, ग, ए। तो अतः नासिकीय वर्ण के स्थान पर आजकल अनुस्वार का भी मान्य है। यानी नासिकीय जो वर्ण होते हैं उनके स्थान पर अगर अनुस्वार भी लगा दिए जाते तो वो मान्य होती है। द्वितीय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा। तो यानी तीसरा जो दिया गया है बलगा, यानी एक जैसे उनसे इसमें च, ते और ग, मगर इसमें ल और ग अलग आ गया, तो इस कारण इसमें द्वित्वत्व का प्रयोग नहीं। यानी दो तत्व, दो वर्ण एक जैसी हों वह द्वित्व है। व्याख्या देखें, दो समान व्यंजनों के साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व कहलाता है। जैसे इक्का, धक्का, सुग्गा, बच्चा, थप्पड़ आदि। निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? ध सगोष महाप्राण दंत्य है, ब सघोष होष्टे महाप्राण है, च एघोष तालव्य अलप्राण है, ख कंठ्य महाप्राण एघोष। तो इसमें कौन सी बात जो गलत दी गई बताना है? तो इसका उत्तर जो ब दिया गया है दूसरा, यानी ब सघोष ए होष्टे और महाप्राण, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ये महाप्राण नहीं, ये अलप प्राण है। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राष्टक में, शत्रु में। तो इसमें जो दूसरा पुनर्निर्माण दिया गया है इसमें नहीं है। कैसे? जैसे व्याख्या देखें, ट्रक में ट, रे, ए, क, ए। पुनर्निर्माण में प, उ, न, ए, रे, न, ई, रे, ब्रैकेट में मैं, आ, अण, ए। और त्राटक में तय, तो तय बन गया रे, आ, आगे इसमें ट, ए और क, ए। इसी पर शत्रु में स, ए, तय और रे। पुनर्निर्माण में रे के बाद स्वर नहीं आया, रे के बाद स्वर नहीं है, तो इस प्रकार ये स्वर रे है वो स्वर रहित है।
यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, ध और ख। तो जो ब दिया गया है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अब अगर नीचे का होठ काट देते हैं तो ब हम नहीं बोल सकते। ये बहुत बार परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। व्याख्या देखें, उ प वर्ग में प, फ, ब, भ में उच्चारण स्थान होष्ट है। अगर इनको हम ओट अगर नीचे का काट देते हम नहीं बोल सकते। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ का प्रयोग हुआ है आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। तो इसमें जो पढ़ाई दिया गया है ये उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग है इसमें पढ़ाई में। इसकी व्याख्या देखें कि जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त या फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियां है, पढ़ाई में ड उत्क्षिप्त ध्वनि है। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? उत्क्षिप्त में, पार्श्विक में, लुंठित में, अनुनासिक में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है उत्क्षिप्त में। आगे वाला प्रश्न है, स, श, स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, सप्रसी, संघर्षी, सप्रसी, संघर्षी। तो इसका संघर्षी है ये। व्याख्या देखें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन स, श, स है, ख और ज, फ ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ये बताना है। श, स संघर्षहीन है, ये व अर्ध स्वर है, च, छ सपर्श संघर्षी है, ग और घ सपर्श व्यंजन है। तो इसका जो पहला दिया गया है श और श संघर्षहीन ये गलत दिया हुआ है, ये सम्मिलित नहीं है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ट, ठ, ल और च। तो इसमें जो तीसरा ल दिया गया है इसमें पार्श्विक व्यंजन है। व्याख्या देखें, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मुषूड़ों को छूता है और हवा पार्श्विक आसपास से निकल जाती है वे पार्श्विक हैं। रू वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? र उ, र री, र ई। तो इनमें जो दूसरा जो दिया गया है र और उ बड़ा उ, तो इसका वर्ण विच्छेद है, इसका दूसरा सही होगा। इसकी व्याख्या देखें, र उ रू बड़ा हो गया, र प्लस ई री। र जब हलंत स्वर रहित होता है तो अगले व्यंजन के सर पर लगता है, जैसे परव परव, गर्व गर्व, वरव वर्ष। जब र से पहला व्यंजन हलंत होता है तो र पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है, जैसे कयादा प्लस र कर यानी क्रेता बना। इसी पर प्यादा र प्रभावना। बिना पाई वाले व्यंजनों में रे नीचे के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे ट प्लस रे बराबर ट्र या ट्रक बना, ट्रस्ट बना। इस प्रकार ये तीन प्रकार के रे के वर्णों का विस्तार किया गया है। जब रे किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, ऊपर, नीचे, मध्यम और प्रारंभ में। तो वह नीचे में उसका स्थान मिलता है। व्याख्या देखें, जब रे स्वर युक्त होता है तो उसे व्यंजन के नीचे स्थान मिलता है। यदि रे से पहले हलंत स्वर रहित व्यंजन हो तो जैसे स्र तो बराबर से आधा रे आधा प्लस में ड्रम में ड प्लस रे प्लस ग। जब रे से पूर्व व्यंजन स्वर युक्त हो तो उसे मध्यम में स्थान मिलता है, जैसे क्रम, क, रे में या निराशा। कि किस क्रम में सपर्श संघर्षी व्यंजन है? छ, क, ख और ड। तो इसमें जो छ दिया गया है इसमें सपर्श संघर्षी व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सपर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होती है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है वे सपर्श संघर्षी कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज और झ। किस क्रम में पश्चय स्वर है? ई, उ, ए, ऐ। तो इसमें जो दूसरा दिया गया है उ, इसमें पश्चय स्वर है।
का जिह्वा के आड़ी स्थिति के स्थान पर स्वरों के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। मध्यम, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्यम भाग ऊपर तालु की ओर उठता है उन्हें मध्यम स्वर कहते हैं, जैसे ए। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें, जैसे ऊ, ओ, औ, ये सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी व्याकरण में जो वर्ण विचार टॉपिक लिखता है, जो हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हर भर्ती परीक्षा में हम देखते हैं कि इससे प्रश्न 4-5 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो विगत भर्ती परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि आप देखते हो कि हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हमने मैराथन क्लास का दिन किया। ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। और तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।